हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में क्या देखे थे, तो जी हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी और साथ ही साथ सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में जाने थे कि क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी, क्या होता है सॉल्वेशन एनर्जी। और हम ये भी कहे थे कि वो डायरेक्टली हम लोग उसको इंटरलिंक करेंगे किससे, सॉल्युबिलिटी से। यानी कि यूं कहेंगे सॉल्युबिलिटी का कंप्लीटली जो है वही एक तरह से उसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से कोई भी सॉल्ट होता है, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर में किस तरीके से सॉल्युबल होगा या किसी दूसरे सॉल्वेंट में किस तरीके से वो सॉल्वेंट होगा। वो कंप्लीटली हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पर काम करता है इन जनरल वे में बात करें तो। और साथ ही साथ लैटिस एनर्जी पर भी। ठीक है, लैटिस एनर्जी चूंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो आई थिंक आप वो रिविजन किए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये भी हम पिछले क्लास में देख चुके थे कि क्या क्या जो चीज होगा वो इफेक्ट करेगा। साइज ऑफ आयन जो था वो, चार्ज ऑफ आयन जो था वो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में देखे थे कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, उसका हाइड्रेशन एनर्जी होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा वो हाइड्रेशन होगा उसमें। ठीक, और वाटर को हम लोग क्या बोले थे, गुड सॉल्वेंट कहे थे। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा 80 होता है। आई थिंक आपको याद होगा पिछले क्लास का चीज। और इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, क्या देखने वाले हम लोग, हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या क्या एप्लीकेशन होगा, उसके बाद हम लोग फिर किधर की ओर मूव करेंगे, सॉल्युबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो ये क्या लिख रहे हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ ठीक है हाइड्रेशन, या फिर हम क्या लिखते हैं इसको, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, यानी इसका क्या क्या एप्लीकेशन है भाई, वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। ठीक है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। अब ये साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या है, आपको हम पिछले क्लास में लास्ट में ये बताए थे हम कि Li+ चूंकि साइज में क्या होता है बेटा, काफी छोटा होता है। ठीक है, और यदि हम Na+ की बात करें तो वो साइज में बड़ा होता है। और एक्चुअली देखा जाए तो Li+ में जो है एक्सपेरिमेंटली केवल 4 ही H2O जो है वो अटैच होते हैं, लेकिन वही Na+ में 6 H2O जो है वो अटैच होते हैं। यानी उनका एक तरह से हाइड्रेशन ऐसे देखा जाए तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये आपको बताए थे हम आपको कि लिथियम बेरिलियम में ऐसा देखा गया है कि उसमें जो है वो मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। मल्टीपल लेयर्स बनते हैं यानी कि H2O एक बार तो आकर के एक लेयर पर बैठा, फिर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि वो और भी H2O को जो है अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। और मल्टीपल लेयर्स बनने के कारण उसका जो हाइड्रेटेड रेडियाई जो है, हाइड्रेटेड रेडियाई मतलब जो वाटर आकर के उसको चारों तरफ से घेर लिया है, उसके बाद वाला रेडियाई, ठीक है, उसके बाद वाला जो उसका रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और यही हम कह सकते हैं, उसमें ये भी कह सकते हैं कि उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ने आकर के उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में चारों तरफ घेरा। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नया फोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का O और Li+ के बीच में, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया जनरेट हो रहा है। तो क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर। तो जो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन है, यानी कि वही वाला चीज आ गया, स्मॉलर इज द आयन, क्या लिखेंगे बेटा इसमें, स्मॉलर इज द आयन। ठीक है, इज द आयन, more will be the hydration, more will be the hydration। क्यों ज्यादा हाइड्रेशन होगा वो तो पता ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लिथियम और बेरिलियम के केस में क्या बोलेंगे बेटा, कि उसका जो है मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। तो मोर विल बी द हाइड्रेशन, सो मोर विल बी द हाइड्रेटेड रेडियाई, सो more will be the hydrated रेडियाई। तो उसका हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। अब थोड़ा सा यदि हम दूसरे के साथ भी कंपैरिजन करें, यदि हम मेटेलिक रेडियाई की बात करें, ठीक है, मेटेलिक रेडियाई, ठीक है, मेटेलिक रेडियाई की यदि हम बात करें
ठीक। रेडियस लिखते हैं, मेटेलिक रेडियस की यदि हम बात करें तो कौन कौन किसके बीच में कर रहे हैं, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक। तो चूंकि मेटेलिक रेडियस है तो ये इस पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, ठीक है। ये क्या है, मेटल के एटम है। लिथियम जो आपका मेटल है उसके एटम्स का रेडियस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डाउन द ग्रुप जाता है तो मेटेलिक रेडियस का हम लोग ट्रेंड पढ़े हैं, डाउन द ग्रुप जाता है तो उसका बेटा मेटेलिक रेडियस क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सीजियम का सबसे बड़ा, देन आरबी, देन के, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, Na। ये हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं। यदि हम लोग आयनिक रेडियाई की बात करें, ठीक है, आयनिक रेडियस की बात करें, आयनिक रेडियस की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, Li प्लस गैसियस, ठीक है, Na प्लस गैसियस, क्योंकि आयंस किस में होते हैं बेटा, गैसियस फेज में होते हैं। आयनेशन एंथैल्पी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। K प्लस गैसियस, Rb प्लस, ठीक है, गैसियस, और Cs प्लस, और ये रहा गैसियस। ये आपका सारे किस में है बेटा, गैसियस फेज में है। तो आपको पता होगा इनका भी कि डाउन द ग्रुप यदि हम लोग जाते हैं तो आयनिक रेडियस जो है अल्कली मेटल्स में क्या होता है बेटा, इंक्रीज ही होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है अल्कली मेटल में। और अल्कलाइन मेटल में भी डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। यानी इसका भी जो होगा वो ऑर्डर इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग बात करें किसका, हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका बात करें, हाइड्रेटेड रेडियाई। यदि इसका हम बात करें हाइड्रेटेड रेडियाई, तो हाइड्रेटेड रेडियाई किसमें होगा, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ आ गया है, यानी एक तरफ से ये गैसियस में तो नहीं होगा बेटा, किसमें होगा, एक्वस में। क्योंकि हम लोग क्या किए हैं बेटा, किस उद्देश्य से इसको पानी में डाले हैं, हाइड्रेट करने के उद्देश्य से, ठीक है। चारों तरफ से वाटर इसको अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से, चारों तरफ से घेरने के उद्देश्य से। तो हाइड्रेटेड रेडियाई में हम लोग क्या लिखेंगे, Li प्लस, ठीक है, एक्वस, क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, Na प्लस एक्वस में रहेगा बेटा। उसके बाद क्या रहेगा, K प्लस एक्वस में, Rb प्लस एक्वस में, ठीक है, और साथ ही साथ Cs प्लस ये रहेगा एक्वस में। इज दैट क्लियर। इस तरीके से ये आपको नजर आएगा। अब हम आपको कल ही बताए हैं कि Li प्लस चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण छोटा होता है, इस पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। बेरिलियम में भी ये चीज देखा जाता है। तो ये मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, और मल्टीपल लेयर्स होने के कारण इसका जो रेडियाई जो होता है, ठीक है, रेडियस जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू सोडियम, और सोडियम का एज कम्पेयर टू पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यानी कि हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ आकर के इसको घेर चुका है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर होगा वो कुछ इसका इस प्रकार से होगा। आया बात समझ में, कुछ इसका इस प्रकार से होगा। और इसका रीजन हम लोग क्या बताए थे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स। क्या बोले थे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ देयर, ठीक है, ऑफ देयर मल्टीपल लेयर्स, ठीक है, बस इतना लिखते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल लेयर, ठीक, मल्टीपल लेयर के कारण। और यदि हम दूसरा देखें, पहला इसका देखते हैं एग्जांपल, दूसरा यदि हम ले लें, दूसरा हम ले रहे हैं बेटा B+2 एक्वस, ठीक है, उसके बाद Mg+2 एक्वस, ठीक है, Ca+2 एक्वस, ठीक है, Sr+2 एक्वस, ठीक है, Ba+2, और ये रहा बेटा एक्वस। ये यदि हम ले लें तो सेम इसमें भी वही वाला चीज देखा जाएगा, यानी कि इसका ऑर्डर ज्यादा, इसका ऐसे और इस तरीके से जाएगा। सेम रीजन, ठीक है, सेम रीजन, इसका वाला भी सेम रीजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स। और यदि हम लास्ट और इस तरीके का यदि हम लोग क्वेश्चन देखें, कैसा ये सेम ग्रुप का हो गया। यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखें, ठीक है, यानी कि Na+, ठीक है, एक्वस, क्लियर है, Mg+2 एक्वस और Al+3 एक्वस। इसमें देखें तो जब हम लोग देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम साइज देखने का आपको क्या तरीका बताए थे, साइज देखने के लिए Z देखते हैं, और जिसका Z ज्यादा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है बेटा, आयोनिक जो रेडियाई रहता है वो, यानी कि सबसे बड़ा Z है इसका,
ठीक है, Z बड़ा है इसका तो साइज होगा इसका छोटा, और साइज होगा छोटा इसका तो हाइड्रेटेड रेडियाई यानी कि साइज छोटा होने के कारण क्या होगा, Z ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो फिर बेटा इसका हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका L का ग्रेटर, Mg का ग्रेटर और Na का सबसे कम हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या लिख देंगे कि Z इफेक्टिव जो है वो क्या हो रहा था बेटा, बढ़ रहा है, ठीक है, तो लेस साइज हो रहा है। Z इफेक्टिव ऐसे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, जिससे साइज क्या होगा, कम, सो ग्रेटर हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगा बेटा, बड़ा होते जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसी में हम फोर्थ वाला देखें, ठीक है, फोर्थ में क्या है बेटा, F माइनस एक्वस Cl माइनस एक्वस, ठीक है, एक्वस Br माइनस एक्वस, ठीक है, और I माइनस एक्वस। ये यदि देखें तो सेम चीज इसमें भी हो जाएगा, साइज वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और यहां पे लगता है, ठीक है, एक चीज और लगता है कि फ्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, हो सकता है आपको लिटिल बिट आइडिया होगा। जो हाइड्रोजन के साथ यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे कि आपका फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यदि इस तरीके का कोई एलिमेंट, कोई एटम जो है उसको नजर आता है तो वो एक अलग तरीके का बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण भी पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ एक नए टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण भी इसका जो हाइड्रेटेड रेडियाई होगा वो बेटा ज्यादा होगा। तो एक और रीजन हम इसके साथ लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयन डाइपोल। एक तो होगा फॉर्मेशन ऑफ आयन डाइपोल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयन डाइपोल, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर्म्स H बॉन्डिंग, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसी चैप्टर में आगे हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक। हालांकि इसके बारे में बता दी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते किसको है और कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका होता है। आया बात समझ में? अब ठीक है, अब दूसरा जो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं वो है बेटा कौन सा, मोबिलिटी ऑफ आयन, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रेटेड रेडियाई किसका बड़ा है बेटा, तो हाइड्रेटेड रेडियाई लिथियम का बड़ा। अब मोबिलिटी ऑफ आयंस का मतलब क्या हो गया, आयंस का मूव करना, मोबाइल, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो यदि कोई साइज में बड़ा है, भारी भरकम है, तो भारी भरकम है तो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। कोई हल्का है, छोटा है, वही एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाएगा। हम लोग इसके बारे में भी देखे थे, थोड़ा सा पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के बारे में, अभी जस्ट इसके बाद भी आएगा। तो हम लोग क्या बोले थे, दो तरीके का हम लोग कंडक्टिविटी देखते हैं, कंडक्टर को डिफाइन करते हैं। एक तो हो गया मेटेलिक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिसमें चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, आयंस का मूवमेंट होता है। तो आयंस यदि आपका भारी भरकम रहेगा, ठीक है, उसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है भारी भरकम होगा, और भारी भरकम होगा तो वो चार्ज मूव नहीं कर पाएगा आसानी से, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? सारा कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो मोबाइल का मतलब जो कम भारी भरकम होगा, यानी कि आयनिक, जिसका कि हाइड्रेटेड रेडियाई कम होगा, ठीक है, वो आराम से मूव कर सकेगा, लेकिन जिसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगा वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। यानी कि हम क्या कहेंगे, टेंडेंसी ऑफ आयंस टू मूव मोर, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ आयंस टू मूव, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ आयन टू मूव, यही कहलाता है क्या, मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है। मोर, अब इसके बारे में क्या लिखेंगे कि मोर इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, मोर इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, मोर इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस, स्मॉलर विल बी मोबिलिटी ऑफ आयन, स्मॉलर विल बी मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ आयंस टू मूव, ये क्या होगा बेटा आपका, मोबिलिटी ऑफ आयंस। और जितना ज्यादा हाइड्रेशन ऑफ आयन होगा, जो कि भारी भरकम होगा, स्मॉलर विल बी क्या हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब जैसे कि आयनिक मोबिलिटी ऑर्डर देखेंगे हम लोग,
आयोनिक मोबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यदि हम पहला देखें तो Li प्लस एक्वस, ठीक है, उसके बाद Na प्लस एक्वस, ठीक है, उसके बाद आपका K प्लस एक्वस, ठीक है, उसके बाद Rb प्लस एक्वस, CS प्लस एक्वस। तो इसका हम लोग देखे थे हाइड्रेटेड रेडियाई लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, तो मूव जाहिर सी बात है ये नहीं कर पाएगा, तो ऑर्डर जो है कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। दूसरा यदि हम देखें उसी टाइप का रहेगा B प्लस 2 एक्वस, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन Mg प्लस एक्वस, ग्रेटर देन Ca प्लस एक्वस, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका Sr प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 होगा, प्लस 2 एक्वस, और उसके बाद Ba प्लस 2 एक्वस। सेम ऑर्डर होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, इनवर्सली हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा यदि हम लोग ले लें F माइनस, ठीक है, F माइनस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, ठीक है, Cl माइनस एक्वस, Br माइनस, ठीक है, Br माइनस एक्वस, उसके बाद I माइनस बेटा एक्वस। ये भी यदि हम देखें तो ठीक इसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा। आया बात समझ में, मोबिलिटी क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तीसरा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। तो हम क्या बोले कि कंडक्टिविटी में क्या होता है बेटा, ये चार मूवमेंट ऑफ क्या होगा, आयंस होगा, तो जितना भारी भरकम आयंस होगा उतना मूवमेंट कम होगा, यानी उतना ही कंडक्टेंस बेटा उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सारी बात समझ में, क्या हम बोले, हाँ, हालांकि ये कह सकते हैं कि जिसका आयनिक रेडियाई ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका आयनिक रेडियाई ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी ऑफ आयंस भी ज्यादा होगा। लेकिन यदि हम हाइड्रेटेड रेडियाई से उसको कंपैरिजन करें तो हाइड्रेटेड रेडियाई या फिर हाइड्रेशन, अब जिसका हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा उसका हाइड्रेशन भी ज्यादा हो रहा है, यानी कि हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, या तो हाइड्रेशन और नहीं तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा वो इनवर्सली टू क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ आयंस। क्योंकि ये बेटा भारी हो गया तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा और उसका कंडक्टिविटी क्या होगा बेटा, लो होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, इनवर्सली टू आयोनिक। अच्छा, इसके साथ भी हम लोग जा सकते हैं, इसके साथ भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होगा वो जितना ज्यादा होगा तब जब जितना ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगा, यानी आयंस का क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगा। सिंपल सा चीज है, सारा एक दूसरे से लिंक करके बता दिए। आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, आयोनिक मोबिलिटी। अब इसका एग्जांपल देखने के लिए क्या करेंगे बेटा, सेम ही है, ठीक है, यानी कि कंडक्टेंस का आपसे ऑर्डर पूछ दे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कर दें, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस यदि हम पूछ दें तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बेटा क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है। कौन सा हो जाएगा, एक ही यदि हम दे एग्जांपल तो सफिशिएंट है, सेम ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, Li प्लस एक्वस जो है वो सबसे कम होगा, Na प्लस, ठीक है, एक्वस का, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, K प्लस एक्वस का, ठीक है, देन उसके बाद Rb प्लस एक्वस का, और देन CS प्लस एक्वस का बेटा, ठीक है, क्योंकि इसका मोबिलिटी ज्यादा है आयंस का, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा मोबिलिटी होगा उतना ही ज्यादा हमको क्या होगा, कंडक्टिविटी उसका होगा, ठीक है। आया बात समझ में। अब इसको हम लिंक किए थे अभी किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, कि जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो उसका रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगा, और हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगा तो मूवमेंट उसका कम होगा, और मूवमेंट कम होगा तो उसका कंडक्टिविटी भी बेटा कम होगा। तो यदि हम ओवरऑल यहाँ पे कुछ लिखना, इससे रिलेटेड यदि हम करना चाहें, ठीक है, यदि हम इससे रिलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है, एक तो सबसे पहले कि नटसेल में यदि हम कुछ लिखना चाहें फाइनली, तो हाइड्रेटेड रेडियाई, जितना ज्यादा बड़ा हाइड्रेटेड रेडियाई होगा जाहिर सी बात है उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, हाइड्रेटेड, ठीक है, रेडियाई इज डायरेक्टली तो क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन, या फिर हम लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। एक बात तो ये आ गया यहाँ पे, और दूसरी बात बेटा आपके सामने क्या आ जाएगा, आयोनिक मोबिलिटी,
आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है। आयोनिक मोबिलिटी होगा वो क्या होगा बेटा, इनवर्सली हो जाएगा किससे, हाइड्रेशन से, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली टू हाइड्रेशन, हाइड्रेशन या फिर हम लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। आया बात समझ में? तो एक चीज ये भी यहाँ पे आ रहा है, और दोनों क्या होगा बेटा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला जो टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, ये आयनिक कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक पार्ट है जिससे क्वेश्चन करता है। आ रहा बात समझ में? सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किसको छोड़ करके, हाइड्रेशन एनर्जी को छोड़ करके, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसी पे डिपेंड है अपना सॉल्युबिलिटी। यानी कि इसके बाद का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब समझना है कि बेसिकली बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड होगा क्या, ठीक है। जैसे कि हम एक NaCl क्रिस्टल लिए, ठीक है बेटा। NaCl हम क्या ले लिए, क्रिस्टल ले लिए, बेटा सॉलिड में था और उसको हम लोग किस में डाल दिए, पानी में डाल दिए, ठीक है। हम सॉल्वेंट पानी ही ले रहे हैं, पानी में डाल दिए। तो यदि ये Na+ एक्वस, ठीक है, एक्वस और साथ ही साथ Cl- एक्वस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये सॉल्युबल है इसमें, वाटर में। या फिर सॉल्युबल कहने का मतलब ये है, समझना है पूरे कॉन्सेप्ट को आपको। अब हम पूरा हाइड्रेशन एनर्जी फिर से याद दिलवाते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या था, ये NaCl का क्रिस्टल था, वाटर में जब हम NaCl को डाले तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है पोलर था, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन का डेल्टा पॉजिटिव जो था वो सोडियम की तरफ अट्रैक्ट किया, और जो वाटर का ही जो पॉजिटिव टर्मिनल था दैट इज हाइड्रोजन, वो किसको अपनी तरफ खींचा, क्लोरीन को, और दोनों उसके लैटिस को क्या किए बेटा, तोड़े, ठीक है। और उस समय जो एनर्जी लग रहा था, बात को समझना है। लैटिस एनर्जी हम दो तरीके से आपको समझाए थे। एक क्या था, लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, तो उस समय फॉर्मेशन हुआ था लैटिस का, तो जो एनर्जी बाहर निकला था दैट इज कॉल्ड, क्या बोले थे उसको हम लोग, लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। दूसरी चीज जो हम आपको बताए थे वो क्या था, लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि उसी लैटिस को जब तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन हो रहा है Na+ और Cl- का, वो उसके मॉलिक्यूल्स को क्या, उसके आयंस को क्या कर रहे हैं बेटा, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं। वहां पे भी अपने को क्या लग रहा है, यस लैटिस एनर्जी लग रहा है, लेकिन वो लैटिस एनर्जी जो होगा, बात को समझना है, वो लैटिस एनर्जी जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन है, यानी उस लैटिस को तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है वही क्या है बेटा, इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। और अब हुआ क्या कि वो दोनों तो टूट गए। अब पिक्चर जो है पुराना वाला जो हम पूरा समझाए थे Na+Cl करके, उससे भी आप समझ सकते हैं। अब वो दोनों तो अलग अलग हो गया। अब वो दोनों जब अलग हो गया, Na को चारों तरफ से कौन घेर लिया, वाटर मॉलिक्यूल का O, और इधर क्लोरीन को चारों तरफ से कौन घेर लिया, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन। इसी चीज को हम लोग क्या बोले थे बेटा, हाइड्रेशन। और जो एनर्जी रिलीज हुआ था नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने के साथ, जो एनर्जी रिलीज हुआ था उसी को हम लोग क्या बोले थे, हाइड्रेशन एनर्जी। और इसी चीज को, चूंकि NaCl को जब हम लोग पानी में डाले तो वो क्या हो गया बेटा, पानी में पूरी तरीके से घुल गया। सॉल्युबिलिटी क्या है, यदि हम क्या करें, पानी बॉटल में पानी ले और उसमें हम किसी भी एक चीज का टुकड़ा, सॉल्यूट का टुकड़ा हम अंदर डालते हैं, और थोड़ी देर के बाद यदि वो क्या हो जाए बेटा, उसमें घुल जाए, पूरे तरीके से यदि घुल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि ये सॉल्युबल है। और यदि नहीं घुलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसॉल्युबल कहते हैं। लेकिन यदि हम बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ेंगे, सॉल्ट एनालिसिस जब वहां पे पढ़ेंगे, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग जो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक जो सॉल्ट्स होते हैं, उसको हम लोग दो टर्म में बांटते हैं। एक तो या तो हम लोग उसको सॉल्युबल कहते हैं, या फिर हम लोग उसको, यदि वो सॉल्युबल नहीं होता है या फिर कम सॉल्युबल होता है तो उसको हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में वो टर्म, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोलते हैं या तो वो सॉल्युबल है और नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल होगा। आया बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है
कि यदि NaCl हम सॉलिड क्रिस्टल लिए और वो किसमें टूट जा रहा है, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, यानी कि वो लैटिस जो था सॉलिड का वो अब टूट गया और किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, एक्वस में, यानी कि वो क्या हो गया, हाइड्रेटेड। याद है हाइड्रेशन एनर्जी वाला में भी ऐसा ही लिखे थे कि वो कन्वर्ट हो गया Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, जब पानी चारों तरफ से इसको घेर लिया था। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, वाटर सॉल्युबल हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, एक चीज तो समझ में आया। अब जो वाटर सॉल्युबल जो हुआ ये डायरेक्ट, अच्छा वाटर सॉल्युबल जो हुआ उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हीट, जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यहाँ पे किससे, यानी कि जो चेंज इन एनर्जी आया उसको बेटा हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डेलेट सॉल्यूशन। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेलेट सॉल्यूशन, क्योंकि एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ जब पानी सॉल्वेंट होता है, नमक सॉल्यूट होता है, जब मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है और उस समय जो हीट चेंज आता है यानी कि चेंज इन हीट होता है, उसी चीज को हम लोग डेलेट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये तो एक लाइन वाला हो गया, लेकिन ये भी 2-3 प्रोसेस में हुआ है। क्या प्रोसेस हुआ भाई, सबसे पहले तो NaCl क्या था बेटा, सॉलिड था। अब सॉलिड था, लैटिस था, तो उसमें हम लोग क्या लगाए हैं, शुरू में हम लोग लैटिस एनर्जी दिए हैं, और वो लैटिस एनर्जी अभी तुरंत आपको हम एक्सप्लेन किए, वो लैटिस एनर्जी बेटा इन टर्म्स ऑफ क्या था, डिसोसिएशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लैटिस एनर्जी दिए हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन, यानी वो लैटिस एनर्जी बेटा कैसा है, इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन, यानी तोड़ने का काम करेगा। और इस समय एनर्जी क्या होगा बेटा, हमको देना पड़ेगा, एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब। अब बोलिएगा सर NaCl बनाते, NaCl घुलते वक्त हम एनर्जी कोई नहीं देते हैं, वो मैनेज हो जाता है सब कुछ। ठीक है, आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ समझने की जरूरत है इस कॉन्सेप्ट को। आपको क्या मिलेगा फिर, तो आपको मिलेगा बेटा एग्जाम में नंबर और अच्छा रैंक। क्लियर है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होने के कारण ये जो है, ठीक है, ये टूट करके क्रिस्टल फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस गैसियस में, और साथ ही साथ Cl माइनस बेटा गैसियस में। ठीक है, आपको याद है कि स्टार्टिंग में ये था आयोनाइजेशन एनर्जी से, हम लोग याद है पूरा बॉन्ड हाइबर साइकिल पढ़े थे, तो ये बना था, और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद लैटिस एनर्जी ही दिए थे, लेकिन वो लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्या था, फॉर्मेशन, और उससे ये बन गया था। अब इससे लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन किए तो ये बन गया, और यहाँ से ये एक्वस में, और यहाँ से फिर बेटा ये एक्वस में, और ये वाला ही एनर्जी क्या कर रहा था, हाइड्रेशन एनर्जी। ये क्या कर रहा है, हाइड्रेट हुआ। ठीक है, हाइड्रेट हुआ Na गैस से, और एक्वस में क्या हुआ बेटा, हाइड्रेटेड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस, और ये क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगा बेटा, रिलीज। ठीक है, रिलीज, और यहाँ भी क्या होगा, रिलीज। अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब यहाँ से यहाँ का जाना, बात को समझना। ठीक है, कि आखिर ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये जब Na प्लस गैसियस में रहा, Cl माइनस गैसियस में रहा, ये Na प्लस एक्वस में रहा, Cl माइनस एक्वस में रहा, तो क्यों ना ये दोनों यहीं पे, मतलब कि यहीं पे क्यों नहीं हो गया, यहाँ से फिर ये क्यों मिल गया, इसमें यानी कि कन्वर्ट क्यों हुआ, ये वाला इसमें क्यों कन्वर्ट हुआ। तो आपको पहले ही पता है कि एक चीज कोई गैसियस में है, और उस समय एग्जांपल दिए थे सॉलिड में, तो रैंडमनेस किसमें ज्यादा होगा, रैंडमनेस जाहिर सी बात होगा गैसियस में। जो लिक्विड है यानी कि एक्वस है उसमें रैंडमनेस कम होगा, और रैंडमनेस कम होगा यानी कि इसमें एनर्जी ज्यादा, इसमें रैंडमनेस गैसियस में ज्यादा यानी इसमें एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है यानी कि अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, और अनस्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये इसमें नहीं रहना चाहेगा, और स्टेबल वाले फॉर्म में जाना चाहेगा यानी कि एक्वस वाले में। इज दैट क्लियर। और इसीलिए जब ये इसमें जाता है स्टेबल वाले फॉर्म में, तो हाइड्रेशन एनर्जी इसी को कहते हैं, और इसमें एनर्जी क्या होता है बेटा, रिलीज। इज दैट क्लियर। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग यहाँ से जो यहाँ जा रहे हैं, यानी कि ये वाला प्रोसेस से हम लोग जा रहे हैं हालांकि, लेकिन यहाँ से जो यहाँ जो बन रहा है उसमें क्या क्या शामिल है, तो उसमें हम लिख सकते हैं ये वाला से बनना, ये वाला। ठीक है, NaCl से जस्ट Na प्लस एक्वस और Cl माइनस, दैट इज कॉल्ड डेलेट सॉल्यूशन, और वो डेलेट सॉल्यूशन इक्वल होगा लैटिस एनर्जी से, और इससे और इससे। ठीक है, याद है आपको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़े थे लैटिस एनर्जी में, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके किसके इक्वल था, ये जो पूरा बॉन्ड हाइबर साइकिल से जब हम लोग गए थे सबके वो क्या था बेटा, इक्वल था। याद आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल एच सॉल्यूशन, ठीक है, डेल एच सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी, और साथ ही साथ क्या होगा,
हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेटा कैटायन और साथ ही साथ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन। इज दैट क्लियर? एक तो हम ये लिख सकते हैं, और थोड़ा सा इसको यदि हम सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि डेल एच, ठीक है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी, ठीक है, और लैटिस एनर्जी किसका है बेटा, ये सॉल्ट ही तो है, NaCl सॉल्ट है, तो लैटिस एनर्जी ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉल्ट। अब ये कहां से सॉल्ट बेटा, ये कैटायन और एनायन मिलकर के क्या बन रहे हैं, सॉल्ट ही तो है, Na+Cl- क्या एक प्रकार से सॉल्ट ही है, तो ये यहाँ पे आएगा। अब ये जो लैटिस एनर्जी हो रहा है, लैटिस एनर्जी जो सॉल्ट का है इन टर्म्स ऑफ, यानी कि सॉल्युबल यदि हो रहा है, यदि सॉल्युबल हो रहा है, और वैसे भी लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ यदि हम डिसोसिएशन लिख रहे हैं तो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट क्या हो रहा है बेटा, यानी इतना दूर में क्या होगा, एब्जॉर्ब, और इतना दूर में जो होगा वो लैटिस एनर्जी क्या होगा बेटा, रिलीज। इतना दूर में क्या होगा, रिलीज। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यानी दो चीज समझ में आ रहा है, एब्जॉर्ब और रिलीज, लेकिन अपने को क्या चाहिए, सिस्टम स्टेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यदि वो सॉल्युबल है, यदि वो क्या है बेटा, सॉल्युबल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कंप्लीटली अपने को तो एनर्जी क्या चाहिए, बाहर निकलता हुआ, तभी तो सिस्टम में क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी आएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहां से यदि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आयनिक कंपाउंड किसी भी चीज में सॉल्युबल है तो उसमें दो फैक्टर तो कंप्लीटली आपको नजर आ रहा है। पहला क्या, लैटिस एनर्जी, और दूसरा क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या हुआ था, एनर्जी बाहर निकल रहा था, और लैटिस एनर्जी में क्या हो रहा था बेटा, हम लोग एनर्जी दे रहे थे। यानी ओवरऑल अपने को एनर्जी क्या चाहिए, एनर्जी रिलीज होता हुआ चाहिए, तभी सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि ये हुआ सिंपली, ये हम लोग पहुंचे नतीजे पे, कंक्लूजन पे, जो लैटिस एनर्जी होना चाहिए वो बेटा क्या होना चाहिए, कम, और जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है। ज्यादा इन द सेंस क्या, कि ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होना चाहिए और एब्जॉर्ब कम अमाउंट में होना चाहिए, तब क्या होगा बेटा, वो सॉल्युबल कहलाएगा। लेकिन यदि कहीं हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा वो आपका कम हो जाएगा, यानी एनर्जी निकलेगा कम और देना पड़ेगा ज्यादा, तब वो क्या होगा बेटा, एक तरह से लैटिस तो टूटेगा ही नहीं, ठीक है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा मतलब लैटिस टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा ही नहीं तो हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा, इनसॉल्युबल कह सकते हैं, या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक के टर्म में क्या कहेंगे बेटा, इनसॉल्युबल कहेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है एकदम आपको समझना है कि यदि कोई सॉल्युबल है इसका मतलब है कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है, एकदम सिंपल है, यही चीज लगाना है, ठीक है। और यदि कोई इनसॉल्युबल है इसका मतलब उसका लैटिस एनर्जी जो है वो बेटा ज्यादा होगा और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और बारीकी चीज आपको बताते हैं कुछ। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं आपसे, जो अभी बात कहे वो क्या लिख रहे हैं इसमें, इफ आपका डेल एच सॉल्यूशन, ठीक है, इफ आपका डेल एच सॉल्यूशन, ठीक, डेल एच सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, यानी ओवरऑल यदि हम क्या बोले, हाइड्रेशन एनर्जी आपका छोटा होगा, कम होगा, सॉरी लैटिस एनर्जी कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तभी आपका सॉल्युबल कहलाएगा, यानी एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी कि निगेटिव में, ठीक है। यानी कि ये यदि ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली एच सॉल्यूशन भी होगा, वो भी बेटा निगेटिव में होगा और सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल रहा है। यानी कि यदि हम डेल एच सॉल्यूशन की बात करें और वो बेटा क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, क्या हो जाएगा बेटा निगेटिव। निगेटिव कैसे हुआ, इसके कारण, ठीक है, निगेटिव तो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा बेटा, सॉल्युबल, कंपाउंड इज सॉल्युबल। और यदि, ठीक है, और इसको अच्छे समझने का मतलब हो गया, इसको इस टर्म में यदि हम लिखें कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, इफ लैटिस एनर्जी, और ये हम किसमें लिख रहे हैं बेटा, मॉड में। मॉड में क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में आप परेशान ना हो, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं बेटा, मॉड में, ठीक है। जाहिर सी बात है ये वाला क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपका निगेटिव में ही होगा, और ये वाला किसमें होगा बेटा, पॉजिटिव में होगा, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आप परेशान मत होइएगा, मॉड लगा करके काम कीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में यहाँ पे मत पड़िएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ एल ई इज लेस देन मॉड ऑफ, ठीक है, एच ई,
ठीक है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी आपका ज्यादा हो जाएगा लैटिस एनर्जी से, तो क्या होगा आपका कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ऐसा समझ सकते हैं इसको। यदि दूसरे भाषा में लिखें, ठीक है, दूसरे भाषा में एफ डेल एच सॉल्यूशन क्या आ जाए बेटा, पॉजिटिव आ जाए, तो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल, यानी कि एफ, ठीक है, मोड ऑफ एल ई, ठीक है, ग्रेटर देन मोड ऑफ एच ई, ठीक, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। समझ में आया, सारा चीज जो समझाए हैं उसी चीज को बस हम लिख रहे हैं, यानी कि एक तरह से। और इसमें हम लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस ऑफ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ डेल एच ई, ठीक है, माइनस सॉरी मॉड ऑफ एच ई माइनस मॉड ऑफ एल ई। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि जितना ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी, और लैटिस एनर्जी जितना कम होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा कौन, हाइड्रेशन एनर्जी, और लैटिस एनर्जी जितना कम होगा, डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। और डिफरेंस यदि उतना ही ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी बेटा उसका ज्यादा होगा। यदि किसी का डिफरेंस कम है यानी उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, कम होगा। यानी एच ई, ठीक है, एच ई बेटा यहाँ क्या चाहिए, जितना ज्यादा होगा, ठीक है, और एल ई जितना कम होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि उसका सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। आया बात समझ में आपको, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी का चैप्टर क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। अब यदि थोड़ा सा हम और आगे बढ़े, ठीक है, और आगे बढ़े, अब आपको ये चीज समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, जैसे कि कंपाउंड ए है ये, ठीक है, कंपाउंड ए, यानी कि ये वाला जो हम कहें कि मोड ऑफ आपको लेना है, ठीक है, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कंपाउंड ए है, ठीक है, कंपाउंड ए है, उसका हाइड्रेशन एनर्जी बेटा दे दिया हुआ -50, मॉड लेना है -50, और लैटिस एनर्जी बेटा दे दिया हुआ आपका 10, ठीक है, क्या दे दिया हुआ 10, तो मॉड लेके यानी कि 50 - 10 कितना हो जाएगा, 40, मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस कितना हो गया बेटा, डिफरेंस आपका कितना हो गया, 40 का, अब 40 का डिफरेंस हो गया, क्लियर है ये। और मान लेते हैं ये कंपाउंड बी है, ये क्या है, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड आपका क्या है, ये CmP, ठीक है, कंपाउंड बेटा बी है, इसका हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आपका दे रहा है, मान लेते हैं -60, और लैटिस एनर्जी जो है वो आपका दे रहा है 5। तो बेटा डिफरेंस कितना का आ गया, डिफरेंस आ गया बेटा 55 का। तो ज्यादा डिफरेंस किसमें है बेटा, इसमें है ज्यादा डिफरेंस, और ज्यादा डिफरेंस यदि इसमें है, इसका मतलब इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी यदि हम बात करें, ठीक है, यानी लिख दे कि बी इज मोर सॉल्युबल देन ए, ठीक है, बी जो होगा वो क्या होगा बेटा, मोर सॉल्युबल देन होगा ए से। आई थिंक आपको ये चीज भी, मॉड वाला जो चीज हम यहाँ पे इतना सारा बोल रहे थे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसमें फोर्थ चीज हम और बताएंगे, हालांकि थोड़ा सा आपका चला जाएगा एडवांस लेवल, और वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है उससे रिलेटेड है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, हम बताएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। आपको फील और ज्यादा अच्छे से तब आएगा, यहाँ भी हम अभी आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मजा आपको तब आएगा जब आप थर्मोडायनेमिक्स एक बार पढ़ लेंगे तब। और तब जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो जो चीज कुछ पॉइंट कहीं जगह हम दूसरे चैप्टर वाले चीजों को हम इंक्लूड जो किए हैं, तब आप उसको जब रिवीजन करके दूसरे चैप्टर वाले चीज को जब इसमें आप इन्वॉल्व कीजिएगा, तब जो है आपको मजा आएगा, फील आएगा कि सर ने कितने अच्छे लेवल को ले गए थे चैप्टर में, ठीक है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो अब फोर्थ वाला जो इसमें पॉइंट है वो हम बता रहे हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है यहाँ पे कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। और ये वाला फोर्थ वाला जो है PBI होता है आपके लिए टॉपर चॉइस है ये, ठीक है, टॉपर चॉइस इन द सेंस कि काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाले चैप्टर का इसमें कॉन्सेप्ट को हम ऐड कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एक फॉर्मूला होता है del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है वो कहां से ले रहे हैं हम, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एकदम फेमस फॉर्मूला है, del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में बोलता है कि F, ठीक है, F
डेल जी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल जी यदि क्या हो जाएगा आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल जी का वैल्यू यदि निगेटिव में आ जाए, लेस देन जीरो हो जाएगा, तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो क्या होगा बेटा, सॉल्युबल कहलाएगा। ठीक है, एक तरह से ये बात समझ में आया, स्पॉन्टेनियस मतलब आगे की ओर बढ़ेगा, सॉल्युबल कहलाएगा। लेकिन इफ डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव में आया, तो प्रोसेस विल नॉट बी, ठीक है, नॉट बी स्पॉन्टेनियस, या इसको प्रोसेस विल नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, प्रोसेस बेटा आपका क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि नॉन इनसॉल्युबल हो जाएगा। आया बात समझ में। डेल जी का वैल्यू, तो डेल जी का वैल्यू किस पे होगा, डेल एच माइनस टी डेल एस पे। तो यदि हम इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी बात करें, इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी यदि हम बात करें, तो जो बेटा डेल एस होता है, ठीक है, पहला आपका हम कौन सा ले रहे हैं, डेल एस के बारे में। ठीक, डेल एस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है बेटा जीरो से। ठीक है, डेल एस जो रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा जीरो से। ठीक है, हम क्या बोले कि इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी की यदि हम बात करते हैं, यदि कोई सॉल्युबल हो रहा है, तो सॉल्युबल हो रहा है तो उसमें डेल एस जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, किससे, जीरो से। ठीक है, डेल एस जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे, जीरो से, यानी कि पॉजिटिव में होगा, और ये चीज हमेशा होता है। ठीक है, हमेशा ये पाया जाएगा, यानी कि ऐसा समझेंगे। पहली बात तो डेल एस को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में डेल एस का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एंट्रोपी, और चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग समझते हैं किससे, रैंडमनेस से। ठीक है, रैंडमनेस से, यानी कि जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका एंट्रोपी होगा। क्लियर है। तो यदि हम ऐसा कहें कि यदि कोई सॉलिड होता है, ठीक है बेटा, सॉलिड होता है और सॉलिड से वो किस में आए, एक्वस में, सॉलिड से किस में आए, एक्वस में, तो जो चार्ज होंगे, जो भी आपका स्पीसीज होगा जो इसमें शामिल होगा, उसको एक्वस में क्या होगा, मूवमेंट करने का ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यानी कि मोर रैंडमनेस यहाँ पे मिलेगा, मोर रैंडमनेस। ठीक है, ज्यादा उसको रैंडमनेस मिलेगा, और ज्यादा रैंडमनेस मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, सो मोर डेल एस, इसका मतलब उसका डेल एस क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। आ रहा बात समझ में, हम क्या बता रहे हैं एकदम आम भाषा में, डेल एस को हम लोग क्या बोले बेटा, यदि कोई सॉल्युबल हो रहा है तो सॉल्युबल होता है, इसका मतलब उसका डेल एस जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब डेल एस को हम लोग चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं, और एंट्रोपी जो कहने का मतलब हो गया बेटा रैंडमनेस। और रैंडमनेस यदि कोई सॉलिड है और एक्वस में जा रहा है, यानी कि सॉल्युबल हो रहा है, तो उसमें रैंडमनेस जाहिर सी बात है बेटा ज्यादा होगा, अभी तुरंत बताए हैं, और ज्यादा होगा तो उसका डेल एस भी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यही वाला चीज क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। आई बात समझ में, क्लियर है, यानी कि साफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एस ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर तो ये चीज हो गया। ठीक, दूसरा चीज हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, इफ डेल एच ग्रेटर देन जीरो, इफ डेल एच जो होगा वो सॉरी लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो, यदि डेल एच जीरो लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल एच क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, यानी कि ये निगेटिव आ जाए, यदि ये क्या हो जाए बेटा, निगेटिव। अब बात को समझिएगा, हम क्या बोले कि सॉल्युबल के लिए डेल एच क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा बड़ा, और यदि ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर तो अपना हम लोग फिक्स मान के फिलहाल अभी चल रहे हैं, टेम्परेचर कितना फिक्स केल्विन में जो लेकर के चलेंगे 273 केल्विन। ठीक है, या फिर जो भी टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, एक तरह से फिक्स रहेगा। तो ये वाला यदि पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म, यदि ये पॉजिटिव है तो ये माइनस का साइन, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। और इफ यदि डेल एच भी किस में हो गया बेटा, निगेटिव हो जाए, डेल एच भी किस में हो जाए बेटा, निगेटिव हो जाए, तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा टर्म ये निगेटिव हो जाएगा, और डेल जी यदि लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो, तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि सॉल्युबल हो जाएगा। अब यदि डेल एच लेस देन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जो डेल जी होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबल। क्या होगा बेटा, सॉल्युबल। लेकिन इफ आपका डेल एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए, डेल एच जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाए, तो इसमें भी हड़बड़ाने की बात नहीं। ठीक है, अब यदि डेल एच ज्यादा बड़ा हो जाए तो इसमें भी दो केस आ जाएगा बेटा, एक डेल एच का मॉड, ठीक है, डेल एच मॉड लेस देन, ठीक है, डेल टी डेल एस ना, मॉड ऑफ टी डेल एस
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डेल एस तो आपका पॉजिटिव है, डेल एस क्या है बेटा, पॉजिटिव है, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं है कि वो टी डेल एस से ज्यादा बड़ा हो जाए। यानी कि इस वाले केस में आपका क्या है बेटा, डेल एच पॉजिटिव है, डेल एच क्या है बेटा, पॉजिटिव है, डेल एच पॉजिटिव है, लेकिन वो टी डेल एस से छोटा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बड़ा कौन रहेगा, टी डेल एस, और टी डेल एस बेटा किस में रहेगा, पॉजिटिव में, समझा चुके हैं। और यदि ये वाला कंडीशन आ रहा है, और मान लेते हैं यदि नहीं भी आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज्यादा बढ़ा हुआ, यदि टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है कि टी डेल एस बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा निगेटिव में चला, मतलब पॉजिटिव होगा, लेकिन निगेटिव साइन होने के कारण ज्यादा ये किसमें चला जाएगा बेटा, निगेटिव में चला जाएगा, और निगेटिव में चला जाएगा तो डेल एच पॉजिटिव होने के बावजूद, डेल एच पॉजिटिव होने के बावजूद टी डेल एच से क्या होगा बेटा, छोटा होगा, और छोटा होगा तो ओवरऑल फिर क्या हो जाएगा, डेल जी इज लेस देन जीरो, यानी कि इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा बेटा, डेल जी, ठीक है, लेस देन जीरो, और ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूबल, क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल। लेकिन यदि कहीं डेल एच, मॉड ऑफ डेल एच आपका ग्रेटर देन हो गया टी डेल एच से, किसी भी कंडीशन में मान लेते हैं डेल एच जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, पॉजिटिव पूरा हो गया, और डेल टी डेल एस जो है बेटा वो कम रह गया, तो उस कंडीशन में डेल जी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और वो क्या होगा, इनसॉल्यूबल। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, जो हम आपको यहाँ बताए हैं। आई होप आपको एटलीस्ट ये लैंग्वेज तो समझ में आया होगा, हम क्या बोल रहे हैं, डेल एच क्या हो गया, डेल एस क्या हो गया, ठीक है, और टी डेल एस क्या हो गया, टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो उस तरीके से यदि हम क्वेश्चन पुट किए हुए रहेंगे, सारा कुछ दिया रहेगा, तो आप निकाल भी लीजिएगा, फाइंड आउट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी घबराने का नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद फिर से जब आप इसको एक बार रिवीजन मारिएगा, तब आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है, मस्त मजा आएगा फिर। आया बात समझ में? तो ये बेसिकली क्या हो गया बेटा, एप्लीकेशन, सॉरी आपका ये पूरा जो हम लोग केस देख रहे थे उसका, ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी पे, जैसे कि क्वेश्चन एक आ जाए कि जो पीवीसी, ये वाला पॉइंट इसको समझ रहा है, जैसे कि एक चीज लाइन आता है, क्या आता है, PbCl2 के बारे में, कि PbCl2 जो होता है वो सॉल्युबल होता है किसमें, हॉट वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होता है किसमें, कोल्ड वाटर में। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि कोल्ड वाटर में उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा बेटा, डाउन, और टेम्परेचर डाउन रहा होगा, तो टेम्परेचर डाउन रहने से टी डेल एस भी बेटा क्या हो गया होगा, कम, और टी डेल एस कम हो गया होगा, तो ये वाला केस आ गया होगा जिसमें वो इंसॉल्युबल हो गया होगा। लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, हॉट वाटर में जैसे ही हम उसको डालें, तो टेम्परेचर बेटा क्या हो गया होगा, इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो डेल एस तो पॉजिटिव में है, लेकिन टेम्परेचर को बेटा हम इंक्रीज किए, जिसके कारण ये पूरा डेल टी एस भी क्या हो गया होगा, इंक्रीज, और यानी कि हो गया होगा नेगेटिव, और जिसके कारण डेल जी लेस देन जीरो, और वो क्या हो गया है बेटा, सॉल्युबल। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेने का है, आपको समझ में आएगा। और वो प्रोसेस जो होगा, यदि हम इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कहें, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, इंडोथर्मिक, क्योंकि हम लोग हॉट वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं उसको, एक्स्ट्रा दे रहे हैं टेम्परेचर, इसीलिए वो प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, इंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। तो हम यदि एक लाइन यहाँ पे लिख दें कि PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है, PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है, बट इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है, ये क्या रहेगा बेटा, इनसॉल्युबल रहेगा कोल्ड वाटर में। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, ये हॉट वाटर के कारण हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो रहा है। अब इसी टाइप में यदि आप क्वेश्चन को समझें, किससे क्वेश्चन को, तो सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लिए हम लोग, क्वेश्चन को यदि हम लोग समझे, ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, तो जैसे ये जेई लाइक अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहे हैं हम कि Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 इज सॉल्युबल एंड BaSO4 इज इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा, थोड़ा सा सब्जेक्टिव पे भी हम लोग अपना पकड़ बनाएंगे, तभी हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा।
तो बोलता है Na2SO4 जो होता है वो सॉल्युबल होता है, BaSO4 जो होता है वो बेटा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे यदि हम लोग जानेंगे तो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट जो बोलता है, जो हम लोग कह रहे हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, वही हाइड्रेशन एनर्जी और साथ ही साथ आपका कौन सा, लैटिस एनर्जी। यानी कि जाहिर सी बात है इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहा होगा बेटा, कम रहा होगा, किसका, इसका, इसलिए ये बेटा इनसॉल्युबल रहा होगा। और इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, लैटिस एनर्जी कम रहा होगा, इसलिए बेटा ये क्या रहा होगा, सॉल्युबल रहा है। यानी कि यदि हम बात करें फॉर Na2SO4, ठीक है, फॉर Na2SO4, ठीक है, फॉर Na2SO4 He del He इज सॉरी मोड ऑफ He इज ग्रेटर देन क्या होगा, मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ Le लैटिस एनर्जी, ठीक। लेकिन फॉर यदि हम बात करें BaSO4 तो क्या हो जाएगा बेटा, मोड ऑफ He इज लेस देन मोड ऑफ Le, ये देखा गया है, ठीक है। इसके कारण ही यही रीजन है, क्योंकि हम बताएं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होने का सिंपल है कि हाइड्रेशन एनर्जी आपका ज्यादा होगा, ठीक है, और लैटिस एनर्जी बेटा आपका कम होगा। थोड़ा सा ये सब कॉन्सेप्ट भी हम आपको डेंजी वाला कॉन्सेप्ट भी बताएं कि ऐसा होने से क्या हो सकता है। आया बात समझ में। अब इसी में यदि एक चीज यदि हम बोले, ठीक है, अब सॉल्युबल होने का मतलब कि क्या, पूरा तरीके से उसमें घुल मिल जाना। लेकिन यदि कोई इनसॉल्युबल है तो इनसॉल्युबल का मतलब हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेट का बनना, ठीक है, पीपीटी का बनना। प्रेसिपिटेट हिंदी में अवक्षेप कहते हैं, यानी कि वो पूरे तरीके से घुल मिल नहीं पाया, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, अवक्षेप यानी कि पानी में घुलता नहीं है, पूरा अवक्षेप बन जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो यदि हम सिंपल सा एक चीज कहें, ठीक है, एक टेस्ट होता है, उसके बारे में हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, लेकिन बस हम उसको क्या कर रहे हैं, इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता लगाना हो कि सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है कि नहीं, ठीक है, इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है कि नहीं, SO4 2-, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यदि हम लोग इसका BaCl2, ठीक है, क्या डाल दें, BaCl2, कोई सॉल्यूशन है जिसमें हम ये पता लगा रहे हैं, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, हम क्या बोले कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी सॉल्यूशन में ये पता कर रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है कि नहीं। तो जब हम लोग उसको BaCl2 के साथ हम लोग उसको मिलाएंगे, तो BaCl2 के साथ मिलाने पे BaSO4 का व्हाइट पीपीटी, ठीक है, व्हाइट पीपीटी देता है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, इनसॉल्युबल हो गया। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन का मतलब बेटा क्या हो गया, इनसॉल्युबल। और जिससे ये पता चलता है, एक प्रकार का ये टेस्ट है, SO4 2- का सल्फेट आयन का ये टेस्ट है, जिससे ये पता चलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलने की पे यहाँ पे क्या था बेटा, सल्फेट आयन था, ठीक है। आया बात समझ में। और ये क्या हो गया बेटा, इनसॉल्युबल हुआ, इसलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, सॉल्वेंट में घुलता नहीं। आया बात समझ में। लेकिन हम यदि BaSO4 लेंगे, ये तो इनसॉल्युबल हो गया, पीपीटी बना दिया। लेकिन यदि BaSO4 लें, BaSO4 क्या हो गया बेटा, इनसॉल्युबल, ये क्या हो गया बेटा, इनसॉल्युबल। लेकिन यदि हम BaSO4 लें तो ये क्या होता है बेटा, सॉल्युबल, ठीक है। और ये BaSO4 जो लिए हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका इनसॉल्युबल, ठीक है, क्या हो जा रहा है बेटा, इनसॉल्युबल। बात समझ में आया, इनसॉल्युबल, क्लियर। तो अब इसके कंपैरिजन हम लोग किस तरीके से करेंगे कि ये बेटा क्या हो रहा है, BaSO4 सल्फेट का आयन है, ये भी सल्फेट का आयन है, ये बेरिलियम है, और ये क्या है बेटा, बेरियम है, ठीक है। ये वाला सॉल्युबल हो रहा है और ये वाला इनसॉल्युबल हो रहा है, ठीक है, सेम ग्रुप का। डाउन द ग्रुप यदि हम जा रहे हैं बेरिलियम वाला, तो लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, बेरियम सल्फेट, और ये बेरिलियम सल्फेट। ये सॉल्युबल हो रहा है बेटा, और ये क्या हो रहा है बेटा, इनसॉल्युबल। तो आपको पता है। अच्छा, और एक चीज इंफॉर्मेशनल, वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जो लैटिस एनर्जी होता है, ठीक है, लैटिस एनर्जी जो होता है बेटा वो BaSO4 का ज्यादा होता है BaSO4 से। ये भी आपको पहले से पता होगा, ये हम लोग पढ़े बेरिलियम का। बेरियम से लैटिस जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि छोटा होता है, साइज में छोटा होगा, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बड़ा मजेदार होता है। इसका लैटिस जो होगा वो क्या बनेगा, एकदम दमदार बनेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लैटिस बनता है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा इसका, ठीक है। और इसका हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी भी बेटा BaSO4 का क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है BaSO4 से। अब ये कैसा, तो आपको ध्यान में होगा कि बेरिलियम का साइज तो छोटा होता है, और बेरिलियम और लिथियम में क्या हम बोले थे, मल्टीपल लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए इसका क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होता है। तो लैटिस एनर्जी भी इसका ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है, फिर भी ये सॉल्युबल हो गया। ऐसा कैसे, ठीक है। इसका यदि हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो ठीक है, सॉल्युबल नहीं हो सकता है, लेकिन लैटिस एनर्जी भी तो कम है, तो सॉल्युबल होना चाहिए था।
तो अब इसमें ऐसे हम लोग समझेंगे कि जो इसका लैटिस एनर्जी जो होता है, ठीक है, BeSO4 का जो लैटिस मोड ऑफ लैटिस एनर्जी जो होगा वो छोटा होता है मोड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी से। यानी कि इसका BeSO4 में जो लैटिस एनर्जी जो होता है, ठीक है, लैटिस एनर्जी इसका ज्यादा है इससे, लेकिन यदि इसका लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में कंपैरिजन करें तो हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज्यादा होता है और लैटिस एनर्जी कम होता है। बात को समझ में आ रहा है? हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं कि बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का लैटिस एनर्जी इसका ज्यादा, ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी भी इसी का ज्यादा होता है, इसका कम होता है। लेकिन अब इन दोनों का, इनका लैटिस एनर्जी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करें, क्योंकि बेसिकली अपने को कंपेयर का क्या करना है, इसी का लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, तभी पता चलेगा वो ज्यादा सॉल्युबल है या कम। अब इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो बेटा ये सॉल्युबल होगा ही होगा, लेकिन इसका लैटिस एनर्जी कम है, कम होता है इससे, लेकिन क्या इससे कम है क्या, ये अपने को देखना होगा। इससे कम होने से कुछ नहीं होगा, इससे कम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो इसका पाया जाता है आपका लैटिस एनर्जी, मोड ऑफ लैटिस एनर्जी, वो क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। सॉरी, लैटिस एनर्जी अपने को क्या चाहिए था, ज्यादा, तो इसका सॉरी कम चाहिए था सॉल्युबल के लिए, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है बेटा, ज्यादा। लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है किसका, मोड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी से, इसीलिए बेटा ये क्या हो जाता है बेटा, इनसॉल्युबल, और ये क्या होता है आपका सॉल्युबल। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय आइडिया? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लेंगे एक दो। क्या क्वेश्चन है कि CaOH का होल ट्वाइस इज लेस सॉल्युबल, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इज लेस सॉल्युबल देन BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसा। तो सिंपल सी बात है कि फॉर CaOH का होल ट्वाइस फॉर CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या बोला है, लेस सॉल्युबल है, ठीक है, देन ये, यानी कि सॉल्युबल ये भी है बेटा, सॉल्युबल ये भी है, और ये भी क्या है, सॉल्युबल, लेकिन ये कम सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंस ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो वहां ज्यादा होगा, और लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो यहाँ कम होगा, इसीलिए ये थोड़ा कम सॉल्युबल है, और डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा सॉल्युबल है। आपको समझ में आ रहा है? डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसको मतलब किस तरीके से डील करेंगे सॉल्युबिलिटी को, वो हम आपको सिखा रहे हैं। यानी कि एक तरह से फॉर CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी और माइनस लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी मोड ऑफ, यानी कि एक प्रकार से डिफरेंस क्या होगा बेटा, इसका ज्यादा, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होगा, एक सेकेंड, इज लेस सॉल्युबल है ना, अच्छा सॉरी, ये लेस सॉल्युबल है, तो लेस सॉल्युबल, और ये क्या है, सॉल्युबल, ठीक है, यानी कि सॉल्युबल ये भी है और सॉल्युबल ये भी है, लेकिन ये लेस सॉल्युबल है, इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आर लेस, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होगा, स्मॉलर, ठीक है, फॉर BaOH का होल ट्वाइस He, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ He माइनस Le, यानी कि डिफरेंस जो होगा वो बेटा क्या होगा, आर बिगर, ठीक है, बड़ा डिफरेंस होने के कारण ये जो होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऊपर वाला CaOH का होल ट्वाइस जो होगा वो बेटा कम सॉल्युबल होगा। तो यदि हम ट्रेंड्स देखें, ट्रेंड हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन यदि हम यहीं पे समझने का कोशिश करें तो अल्कालाइन अर्थ मेटल का जो सल्फेट का होगा, अल्कालाइन अर्थ मेटल सल्फेट जो होंगे वो देख रहे हैं सेम, तो यहाँ पे ये इनसॉल्युबल हो रहा है, ये सॉल्युबल, यानी कि डाउन द ग्रुप जाएंगे अल्कालाइन मेटल का सल्फेट जो रहेगा वो डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होगी। लेकिन वहीं यदि हम बात करें अल्कालाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड, यदि हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो ये ट्रेंड्स भी हम आपको बताएंगे, हालांकि सॉल्युबिलिटी में बहुत सारा एक्सेप्शन है, तो उसके पीछे आपको भागना नहीं है, ये जो किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है वो हम आपको सिखाएंगे ट्रेंड्स में जाकर के भी सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और देते हैं कि अमॉन्ग हैलाइड्स ऑफ
ठीक है, अमोंग हैलाइड्स ऑफ Ca, ठीक है। Ca का हैलाइड में जो पूरा हैलाइड का सीरीज होगा उसमें CaF2 जो होता है, ठीक है, इज इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। यानी कि यदि हम बात करें CaCl2, CaBr2, ठीक है, CaI2, तो ये बेटा क्या है, सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें CaF2 का, तो ये बेटा क्या है, इनसॉल्युबल। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ठीक है, सेम रीजन हो जाएगा, वही हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का। लेकिन एक चीज और यहाँ पे आता है, ये एक टाइप का एक्सेप्शन भी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि F2 जो है, यानी कि F माइनस जो होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब हम इसको समझाते हुए लिखते जाते हैं कि ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ F माइनस, ठीक है, F माइनस attraction between Ca+2, ठीक है, between Ca+2 and F minus is very strong, so, ठीक है, so it is difficult to break the lattice of CaF2 and, ठीक है, and it is insoluble, ठीक है। यहाँ बेटा क्या बोला, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखने को मिला, इंपॉर्टेंट भी हो गया कि अमोंग ऑफ हैलाइड्स, ठीक है, हैलाइड्स, यहाँ हम कंपाउंड का देख रहे हैं बेटा, उसके आयंस का हम लोग सॉल्युबिलिटी नहीं देख रहे हैं कि वो आयंस कितना सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, वो हम नहीं देख रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे ट्रेंड्स में, ठीक है। वो पूरा तरीका आपको बताएंगे, पूरा एक्सेप्शन केस बताएंगे, सारा ट्रिक सारा कुछ बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, अल्कली मेटल का जो हैलाइड्स है, अमंग द हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, जो CaF2 होता है बेटा वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, ऐसा पाया गया। तो ऐसा क्यों पाया गया है, तो ऐसा इसीलिए पाया गया है कि F माइनस और Ca+2 का, ठीक है, जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्रिस्टल का, वो बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसको तोड़ने में, यानी एक तरह से कह सकते हैं लैटिस एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, इसीलिए जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। घुमा फिरा के हम बस इसको लैंग्वेज में लिखे हैं, बात वही हो गया कि लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा हो रहा है हाइड्रेशन एनर्जी से, इसीलिए CaF2 जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, किसमें, मतलब इनसॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू CaCl2, CaBr2, CaI2। इज दैट क्लियर? अब इसके ट्रेंड्स पर आएंगे। सॉल्युबिलिटी में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, यदि हम किसी बुक से उठा करके आपको लिखवा दें तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, छाप करके लिखवा दे वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। हम आपको एक तरीका सिखाएंगे कि इसको कैसे डील करना है इसके क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ ट्रेंड्स में भी आपको सिखाएंगे, कुछ एक्सेप्शन है उसको हम बताएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपको हजम भी हो और मजा भी है, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं इसके ट्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।